Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our AVFM unit number 8 which is based on financial and operating leverage. तो यूनिट नंबर 7 तक का मैं आप लोग को ऑलरेडी मटेरियल प्रोवाइड कर चुका हूँ पेड मेंबर को. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू वीडियोस एंड पीडीएफ ओके MCQs PDF which includes 250 plus MCQs per subject per chapter. Now let's continue our unit number 8. So what are the topic we are going to study? We will see introduction, we will see what is financial leverage, we will see what is the degree of financial leverage and its behavior, and then we will see operating leverage and what is the degree of operating leverage and its behavior, and finally we will see combined and total leverage. So this is a numerical topic. We will study each and every point in a holistic manner. So let's begin. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल लिवरेज. तो फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या, इसको समझते हैं. दो चीज़ को, एक सी सॉ दोस्तों एक एग्जाम्पल है लीवर का, जहाँ पे जो लाइट वेट हल्का जो आदमी जिसका कम वेट है, लाइट वेट चाइल्ड है, वो किसी हीवियर चाइल्ड को लिफ्ट कर सकता है यदि दोस्तों वो फुलक्रम से दूर जाए. ऑब्वियस सी बात है, जितना आप दूर रहेंगे फुलक्रम से तो एक छोटा कम वजन का जो बच्चा है वो बड़े भारी वजन के बच्चे को उठा सकता है. सी सॉ एग्जाम्पल है, राइट. तो गैलीलियो ने फेमसली कहा था कि गिव मी अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ. मुझे एक पॉइंट दो सपोर्ट का और मैं अर्थ को लिफ्ट कर सकता हूँ. ठीक है, ये प्रिंसिपल का लीवर है. यही लीवर के प्रिंसिपल पे गैलीलियो ने कहा था कि मुझे पॉइंट दे दो सपोर्ट का, मैं अर्थ को लिफ्ट कर दूंगा. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा वेट का बच्चा जो है जिसका कम वेट है वो एक बड़े वेट के चाइल्ड को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो पोजीशन रहेगा फुलक्रम से दूर. तो यही प्रिंसिपल बिजनेस में भी अप्लाई होता है दोस्तों, कि जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ऑपरेशन का और फाइनेंशियल लीवरेज होता है फाइनेंसिंग पोजीशन का, यही प्रिंसिपल बिजनेस में भी अप्लाई होता है. मैंने जो अभी आपको एग्जांपल समझाया, सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द बिजनेस ऑल्सो. तो फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ाते हैं. व्हाट इज़ अर्निंग पर शेयर, इसको EPS कहा जाता है, बिना शेयर होल्डर के पैसा लाए हुए. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है कि हम अर्निंग पर शेयर को बढ़ाते हैं विदाउट शेयर होल्डिंग ब्रिंगिंग इन मोर मनी बाय बोरोइंग फंड. शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो आपके शेयर को होल्ड कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो फंड को बोरो करेंगे, राइट. और जब वो फंड बोरो करेंगे, ठीक है, आपका जो शेयर है वो क्या करेंगे दोस्तों, आपका शेयर वो खरीदेंगे तो पैसा आपको देंगे, तो पैसा आएगा ना आपके पास. बिना ऐसा किए हुए आप अर्निंग पर शेयर इन्हांस कर सकते हैं. यही होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज. कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों. सेम गैलीलियो वाला एग्जांपल है कि नहीं है, सिंपल सी वही बात है कि हमको पॉइंट तो हम अर्थ को उठा सकते हैं. सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये है दोस्तों कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाना बिना शेयर होल्डर के पैसा का. तो दोस्तों डेप्ट को यूज किया जाता है एसेट को एक्वायर करने के लिए, जो कि आपके बिजनेस के वैल्यू एडिशन में काम आती है, इस एजम्पशन के साथ कि जो बोरोड फंड है उसका कॉस्ट जो है एडेड वैल्यू से कम है. ठीक है, तो डेप्ट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, डेप्ट के माध्यम से हम उधार लेते हैं. क्यों उधार लेते हैं, ताकि एसेट ले सकें, एसेट एक्वायर कर सकें. और हम लोग ऐसा एसेट लेंगे जो कि हमारे बिजनेस को वैल्यूबल बनाए, हमारे वैल्यू एडिशन में काम करे, इस एजम्पशन के साथ कि जो बोरोड फंड का कॉस्ट है, यानी जो हमने फंड बोरो किया, उधार लिया तो बोरोइंग किया ना, तो बोरो फंड का जो कॉस्ट है वो जो वैल्यू एडिशन है उससे कम है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपका एक सर्टेन बिजनेस है, ठीक है. आपको बिजनेस में जो है एक मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक मशीन का कॉस्ट है मान लीजिए 10 लाख रुपए का. आप गए, आपके पास 10 लाख है नहीं, आप गए बैंक के पास, बैंक को बोले कि मुझे 10 लाख दे दो, मैं ये मशीन खरीद लूँगा. आपको पता है कि ये जो बोरोइंग हम डेप्ट ले रहे हैं बैंक से, ये जो मशीन यदि हम अपने कंपनी में लगा लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, हमारा सेल जो है वो 15 लाख तक बढ़ जाएगा. तो यही होता है हमारा लीवरेज. डेप्ट हम इसलिए ले रहे हैं, हमें पता है कि डेप्ट का जो कॉस्ट है और इसको मशीन को लगाने के बाद जो हमें सेल्स बढ़ेगा वो कम है, डेप्ट का कॉस्ट कम है. समझ में आ रहा है दोस्तों. तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या करता है, आपके इक्विटी पे रिटर्न बढ़ा देता है, लेकिन यदि आप एक्सेसिव बोरोइंग करेंगे तो फिर आपका EPS घटेगा, अर्निंग पर शेयर घटेगा. तो एक प्रूडेंस बोरोइंग करना है, एक प्रूडेंस बोरोइंग करना बहुत ज़रूरी है, ना ही ज़्यादा, नहीं बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम. दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग हमारे साथ CIB के नए एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको अपने टारगेट CIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं. यदि आपको इस तरह के वीडियोस लेक्चर सभी यूनिट के लिए चाहिए, यदि आपको PDF चाहिए इसमें कंसाइज नोट्स हो, चीज़ों को अच्छे से समझाया गया हो, आपको कम एफर्ट लगे, आपको नोट्स बनाने में एफर्ट ना लगे, आपको क्विक रिविजन सेशन चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको MCQs चाहिए पर चैप्टर 100 से 150 MCQ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और मॉक टेस्ट यदि आपको चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे प्लान का हेल्प ले सकते हैं. तो डिटेल रिगार्डिंग प्लान विशेष जानकारी दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं.
दोस्तों तो फाइनेंशियल लिवरेज का मीनिंग समझ में आ गया ना। बिना शेयर होल्डर का पैसा यूज़ किए हम अपने ईपीएस को बढ़ाते हैं, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाते हैं, और यदि हम डेप्ट ज़्यादा लेने लगेंगे तो हमारा ईपीएस घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। डेप्ट टू एसेट रेशियो है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, डेप्ट टू ईवीटीआई डीएम रेशियो है, इक्विटी मल्टीप्लायर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। सो दोस्तों ये सभी मेथड्स हैं जिससे हम लोग डेप्ट को क्या करते हैं दोस्तों, मेज़र करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज को मेज़र करते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज की। दोस्तों बात करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड इट्स बिहेवियर। तो फाइनेंशियल लिवरेज को इन्हांस किया जा सकता है। फाइनेंशियल लिवरेज दोस्तों आपके रिटर्न ऑन इक्विटी को इन्हांस कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक सर्टेन पॉइंट तक, लेकिन उस पॉइंट के बाद ये रिटर्न ऑन इक्विटी को अफेक्ट भी करता है। तो ऑप्टिमम लिवरेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमम लिवरेज का मतलब ये हुआ कि आपके पास इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होना चाहिए, जो कि रियलिस्टिक एस्टिमेट होना चाहिए आपके कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का। ठीक है, कॉस्ट कितना लग रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है, इसको इन दोनों को डिसाइड करके दोस्तों आप एक पॉइंट डिसाइड करते हैं ऑप्टिमम लिवरेज कितना होगा। तो जो लिवरेज का डिग्री है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में कोरिलेशन इस्टेब्लिश करके। यानी आप एक कोरिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, और फिर जाके आप लिवरेज की डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका एक्सपेंस कितना खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट कितना खर्चा हो रहा है। आपने चूँकि डेप्ट लिया है, लोन लिया है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, और आपने जो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस बेसिस पे आप लिवरेज को डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है दोस्तों, उसके डिग्री को डिसाइड करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसे हम लोग परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम लोग EBIT कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको यदि फाइनेंशियल लिवरेज के डिग्री को क्वांटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो का यूज़ करते हैं, जिसके नंबरेटर में क्या होता है कि हमारा अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि हमारा EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इससे डिनोट किया जाता है। फिर से मैं बता दूं, यदि आपको फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री को असर्टेन करना है तो नंबरेटर में आप क्या लिखेंगे, आप EPS, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, EBIT, EPS अपॉन EBIT। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, EBIT होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EPS अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा EBIT होता है। दोनों के परसेंटेज चेंज का जो रेशियो होता है, उससे हम फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों आप DFL का फॉर्मूला क्या हो गया, DFL क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डेल्टा EPS अपॉन डेल्टा, देखिए डेल्टा EPS अपॉन EPS। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताइए ना। मान लीजिए कि हमारा अर्निंग पर शेयर पहले था 100, अब बढ़ के हो गया 200। ठीक है, 200 हो गया, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, यही करेंगे ना। तो वही है डेल्टा EPS अपॉन EPS। ठीक है, ये से आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा EPS का, उसको डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो डेल्टा EBIT अपॉन EBIT, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो जो फॉर्मूला मिला वो सामने आपके सामने है। तो DFL को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि EBIT अपॉन EBT। ठीक है, तो दोस्तों इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, ठीक है, तो डेल्टा EPS बोलिए या डेल्टा EBT बोलिए, बात बराबर है। तो स्मॉल बिजनेस के सिनेरियो में जो आपका, मैं आपको एग्जांपल सब कुछ क्लियर करूंगा। अभी आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो स्मॉल बिजनेस सिनेरियो होता है दोस्तों, उसमें हायर लिवरेज को यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिस्क या लॉस जो है वो कम होता है। क्योंकि छोटा सा बिजनेस है तो आप लिवरेज ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क कम है, लॉस कम है। लेकिन लार्जर प्रोजेक्ट में दोस्तों कॉशियस अप्रोच यूज़ किया जाता है, ताकि हायर रिस्क एसोसिएटेड होता है ओवर एवरेज। यदि आप ज़्यादा लिवरेज यूज़ कर लेंगे तो रिस्क बहुत हाई बढ़ जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म का डिटेल है, सेल्स दिया हुआ है 100 पर यूनिट, कितना है, 24 लाख का सेल है। वेरिएबल कॉस्ट है 50% का, फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख का। इसने 10 लाख रुपया बोरो किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इसका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 10 लाख है, ₹100 ईच, यानी एक शेयर का दाम है 100 रुपया, और टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। तो टैक्स आपको 50% कंसीडर करना है, आपको इसके DFL को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, DFL निकालना है ना। चलिए, तो दोस्तों DFL निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, EBIT कैलकुलेट करना पड़ेगा और EBT कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइए सेल्स रिवेन्यू कितना है। सेल्स इसको हुआ है 24 लाख का सेल्स हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50% का। 50% किसका, सेल्स रिवेन्यू का, यानी 24 लाख का 50% यानी 12 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रखा है दोस्तों। कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझते हैं ना, कि आपका सेल्स रिवेन्यू, सेल्स से जितना आपको अर्निंग हुआ है और जितना कॉस्ट पर आया, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 12 लाख। ठीक है, तो सेल्स से जो रिवेन्यू हुआ है वो 12 लाख का है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 12 लाख का, तो मार्जिन कितना का है, 12 लाख का है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है
वो कितना है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख का, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट वाला कॉस्ट नहीं इंक्लूड किया गया है। तो दो तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 लाख इन्होंने दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट 50% दिया था, क्योंकि हमने निकाला दोस्तों 12 लाख का। अब दोस्तों EBIT क्या होता है, EBIT का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले जो अर्निंग है, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले जो आपका अर्निंग है, ठीक है। तो दोस्तों इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले जो अर्निंग होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 12 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 10 लाख है, तो आपको 2 लाख मिलेगा, कितना, 2 लाख मिलेगा आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, और दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट में कितना खर्चा हुआ। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए दिखा हुआ है कि इट हैज़ बोरोड ₹10 लाख एट ₹10% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना लगा इसको, एक साल में 10% है, तो 10% 10 लाख का निकाल लीजिए, यानी 1 लाख रुपया इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो दोस्तों आपको अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, तो इसमें EBIT में क्या था, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का अर्निंग, और EBT क्या है, बिफोर टैक्स का अर्निंग। तो इंटरेस्ट वाला ले लेंगे ना आप, तो EBIT में से जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को घटा दीजिए तो आपको EBT मिल जाएगा, तो 1 लाख हो गया, ठीक है। और टैक्स का जो रेट है, जो टैक्स का रेट है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 50%, ठीक है। तो टैक्स का रेट है 50%। तो टैक्स लगने के बाद कितना इनकम होगा, सिंपल सी बात है, टैक्स लगने से पहले इनकम है 1 लाख और टैक्स का रेट है 50%, तो 85,000 होगा ना, आधा आधा हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स। अब DFL का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। DFL का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, DFL का फॉर्मूला आपको ये कहता है कि आपका, यहाँ फॉर्मूला देखिए आप DFL का, ये आपको बताता है कि आपका डेल्टा EBT अपॉन EBT डिवाइडेड बाय, या EBIT अपॉन EBT भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आप EBIT अपॉन EBT कर दीजिए, ठीक है। तो EBIT कितना है आपका, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख का, और EBT कितना है आपका, EBT है आपका 1 लाख का, तो यानी DFL कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस फर्म का जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो कितना है, 2 है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं दोस्तों, बेसिक का फॉर्मूला याद रखिए, EBIT अपॉन EBT, ये हमारा DFL का फॉर्मूला होता है। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए एक फर्म का था जिसका सेल्स था दोस्तों 24 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट था 50% 24 लाख का, यानी 12 लाख का। इसने जो मार्जिन ले रखा था दोस्तों, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं, जिसे हम लोग सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो था 12 लाख का, ठीक है। और फिर दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट था, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड किया हुआ था, 10 लाख का था फिक्स्ड कॉस्ट। तो EBIT कैसे निकाला हमने, सेल्स में से, यानी जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया, तो हमें पता चला कि इसका अर्निंग कितना हुआ है। तो देखिए ना, सिंपल सी बात है, 24 लाख में से 12 लाख इसका वेरिएबल कॉस्ट हो गया और 10 लाख इसका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो इसका प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना बचेगा आपका, 2 लाख बचेगा ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप नहीं भी निकालेंगे तब भी चलेगा। आप खुद दिमाग लगाइए कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, बताइए ना, आप अर्निंग कैसे निकालेंगे, जितना का इसका लागत है और जितना इसको रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, इसको कितना कमाया आई 24 लाख, और कितना इसको खर्चा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट के रूप में 12 लाख का और फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में 10 लाख का, यानी 12 और 10 जोड़ेंगे 22 लाख का। तो 22 लाख इसको खर्चा हुआ और 24 लाख इसका प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली इसको कितना का अर्निंग हुआ, 2 लाख का अर्निंग हुआ। लेकिन ये अर्निंग में अभी इंटरेस्ट और टैक्स अभी आप नहीं जोड़े हैं, राइट। अब पहले सबसे पहले तो ये आपका है अर्निंग EBIT कितना निकला आपका, 2 लाख का, समझ रहे हैं, बेसिक सा लेवल लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए 2 लाख का इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10 लाख का, 10% का, 10% 10 लाख का, यानी 1 लाख का। तो 1 लाख तो इसका चला गया पैसा इंटरेस्ट पे, तो 2 लाख में से 1 लाख घटा दीजिए, यानी बचा 1 लाख। तो ये 1 लाख की वो क्या है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है। अब टैक्स बचा है ना, टैक्स करा है 50% टैक्स लग गया, तो 1 लाख का 50% निकाल लीजिए तो 50,000 इसका टैक्स बचा। तो टैक्स लगने के बाद जो इसका इनकम बचा वो मात्र कितना है, 50,000 का। आपको DFL निकालना है, DFL का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 2 लाख, और EBT कितना है आपका 1 लाख, यानी DFL कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में समझाया। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं दोस्तों। एक XYZ कंपनी लिमिटेड है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपया का एक शेयर है और 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। 12% बॉन्ड है, 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 ईच ऑफ ₹37 लाख। सेल्स है 84 लाख का, फिक्स कॉस्ट है इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किए 6.96 लाख का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 27.55%। इनकम टैक्स एप्लीकेबल है 40%। आपको इसका DFL निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख का, ठीक है, और फिर 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 ईच। तो दोस्तों आपको DFL निकालना है तो आपको EBIT अपॉन EBT लेना पड़ेगा। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले EBIT निकालते हैं। EBIT निकालने के लिए सेल्स देख लीजिए, सेल्स 84 लाख का हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों 6.96 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ था दोस्तों,
वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ था, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अच्छा देखिए वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है दोस्तों वो 27.5% दिया हुआ है, तो उसको 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपको वेरिएबल कॉस्ट 72.45% मिलेगा, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ना वो सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, तो सेल्स कितना है आपका 84 लाख का, उसका आप 72.45 निकाल लीजिए तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा, तो कितना मिला आपको 23,14,200, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है आपका 27.55% है, उसको 100 से माइनस कर लीजिए तो 72.45 आएगा। 72.45 जो देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का आप सेल्स का परसेंटेज निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं। तो 84 लाख का आप यदि 27.55% वैसे निकालेंगे तो आपको मिलेगा 23,14,200। और दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट होगा इंटरेस्ट को छोड़ते हुए वो कितना है 6.96 लाख है ना, 6.96 लाख आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। तो आपका जो EBIT होगा वो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 23,14,200 और उसके बाद इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16,18,200। आप EBIT निकालने के लिए आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट है, लिखा है ना 12% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 12% कितना का 37 लाख का, ठीक है। 12% जो इंटरेस्ट है कितना पे इंटरेस्ट है, तो दोस्तों इस पे दिया हुआ है ना कि बॉन्ड जो है 12% है, ईच ऑफ 37 लाख, ठीक है। तो 37 लाख का 12% निकालना पड़ेगा, कितना होगा 4,40,000, 4,44,000, 4,44,000। तो जो आपका EBIT मिलेगा वो क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, ठीक है। तो EBIT आपका कितना है, EBIT यानी कि टैक्स देने से पहले का आपका जो अर्निंग है, और EBIT क्या होता है इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का अर्निंग, तो आपको 11,74,000 मिल जाएगा, आपका 74,200 EBIT मिलेगा। आप DFL निकालने के लिए EBIT अपॉन EBIT निकालेंगे तो आपको 1.3756 मिलेगा। तो दोस्तों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो XYZ कंपनी का 1.38 है, इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.38 टाइम बढ़ जाएगा यदि EBIT में ध्यान दीजिएगा, यदि EBIT में 1% इंक्रीज हो तो इसका अर्निंग पर शेयर 1.38 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हायर DFL इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल लीवरेज हायर है, जो कि आपके EBIT के चेंज में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ऑन EPS। यदि EPS में चेंज होगा तो EBIT पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब दोस्तों दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 नो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, और दूसरा सिचुएशन है पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज। इन सभी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर यू कैन गेट सच टाइप ऑफ लेक्चर बाय व्हाट्सएप में, नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आज हमने EBIT और EBT समझा कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन लिवरेज कैसे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकाला जाता है। तो बेसिक सा फंडा याद रखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का परसेंटेज निकाल लीजिए सेल्स का, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। और EBIT निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा दोस्तों EBIT। और EBIT से EBT निकालने के लिए दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है वो माइनस कर लीजिए और फिर टैक्स माइनस करके आपको फाइनल वैल्यू मिलता है। और DFL निकालने के लिए EBIT अपॉन EBT से आप निकाल सकते हैं। DFL ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि DFL आपको बताता है कि यदि EBIT में 1% चेंज होगा तो आपका EBT कितना चेंज होगा, यानी EPS कितना चेंज होगा, अर्निंग पर शेयर कितना चेंज होगा। This was the first part of lecture. The second lecture will be provided to the paid member. धन्यवाद।